तो लास्ट जो हम लोगों ने कल बात की थी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, शायद लोगों की याद ना रहा हो, जल्दी से देख लोगे। तो एक तो बेटा आपको डिवीजन बताया कि जांगम द्रव्य कितने होते हैं, मतलब उत्पत्ति भेद से द्रव्य तीन प्रकार के, जांगम, औदभिद और पार्थिव। जांगम 19, औदभिद 18, पार्थिव 15। तो हमने ऐसे याद किया, औदभिद आ से 18, पार्थिव पा से 15 होते हैं। मनः शिलाले एक शब्द आया है, मनः शिलाले का मतलब होता है मनः शिला और हड़ताल, ये भी याद रखेंगे। वानस्पत्य है, जिनमें फल फूल दोनों, फल सिर्फ वनस्पति में लगते हैं, और विरुद्ध जो है लता के रूप में है, गुडुचि जैसे। औषधियां जो फल के पकने पर नष्ट हो जाती हैं। ये कुछ उदाहरण लिखे हैं, कहा था आपसे, एक बार देख लेना। खासकर औषध वर्ग, गेहूं, धान इत्यादि। ठीक है, फिर मूलिनी फलनी द्रव्य है, मूलिनी 16 है। वमनार्थ, शिरोविरेचनार्थ और विरेचनार्थ क्रमशः 3, 2 और 11। वमनार्थ में कि बीवी हेमा ने कुछ सड़ा हुआ बनाया, उससे वमन हो गया, तो हेमवती, बिंबी, षड़पुष्पी, वमनार्थ। शिरोविरेचनार्थ 2 है, श्वेता और ज्योतिषमती। श्वेता, ज्योतिषमती। वृषणार्थ 11, वो हमने याद नहीं किए। फलनी द्रव्यों की संख्या 19 है, जिसमें वमन और स्थापन के लिए 8 है, याद रखना। पीछे जो आपने फलनी, माफ करें, मूलनी देखे, उनमें सिर्फ वमन के लिए से 3 द्रव्य है, यहाँ वमन और अस्थापन दोनों की एक साथ बात है। तो टोटल 8 है, 6 प्लस 2, 6 चैप्टर कल्प स्थान के हैं, आज आप सबने याद कर लिया होगा, बीच में पूछ लूंगा किसी से भी। प्लस 2 चैप्टर हैं जिनमें पा आता है, एक है त्रपुष और एक है हस्तिपर्णी। शिरोविरेचनार्थ यहाँ एक ही लिखा हुआ है, दो की जगह सिर्फ अपामार्ग, उसके पर्याय दोनों बहुत जरूरी है, प्रत्येक पुष्पी और अधाशल्य। विरेचनार्थ 10 द्रव्य है, ट्रिक याद की थी, बिगड़े अभय ने कांपते कृतक का शंख के कोटर में वध किया। बिगड़े अभय ने कांपते कृतक का शंख के कोटर में वध किया। विरेचन द्रव्यों के आश्रय 6, पंचांग प्लस शीर, पंचांग के अंदर फल फूल पत्ते मूल और त्वक प्लस शीर। शिरोविरेचन में मधुर और अम्ल रस नहीं होते, जो शिरोविरेचन कराने वाले द्रव्य हैं उनमें मधुर और अम्ल रस नहीं होते। नेक्स्ट है स्नेह की योनि 2, स्थावर जांगम। लेकिन स्नेह 4 प्रकार के होते हैं, घी, तेल, वसा, मज्जा। अब आ जाओगे आगे, देखते हैं। तो बेटा 5 नमक होते हैं, नमक 5। तो सैंधव, सोवरचल, विड, ओदभिद। शेफ वाली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जिसको भी चाहिए थी, तो जिन्होंने मेरे से मांगी मैंने दे दी है। और भी किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज छोड़ दोगे, मैं दे दूंगा आपको, है ना। जिसने मैसेज किया था मैंने भेज दिया लगभग उन लोगों को। कोई रह गया हो तो मैसेज डाल देना फिर से, आगे ग्रुप बन जाएगा, फिर समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट देखोगे तो 5 नमक है, हम बात कर रहे थे। तो सैंधव, ये सैंधव लिखा है बेटा, सैंधव। सेकंड नंबर पे आप सोवरचल लिख लोगे, है ना, क्रम से ही लगा लेते हैं इसको। तो सेकंड पे सोवरचल लिखोगे, सैंधव, सोवरचल, विड, थर्ड पे करोगे विड, फिर औदभिद, और पांचवा लिखोगे सामुद्र लवण। तो ये 5 लवण होते हैं। इसके अंदर अगर आप नवसागर ऐड कर दोगे, जिसको चुल्ली का लवण भी बोला जाता है, तो हो जाते हैं षड लवण। ठीक है, इस क्रम का अपना इंपॉर्टेंस है। मान लो कहीं लिखा हो कि इस योग के अंदर 2 नमक डालने हैं, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, कौन से दो आपको नहीं पता, तो इसका मतलब है सैंधव और सोवरचल, ये 2 डालेंगे। क्लियर। 3 लिखा है तो सैंधव, सोवरचल, विड भी ऐड हो जाएगा, 4 है तो उद्भिद भी, 5 होगा तो सामुद्र भी, और 6 तो चुल्ली का या नवसागर भी। यही एक पॉइंट लिख लोगे कि चुल्ली का ये जो लवण है, इसका प्राप्ति का स्थान क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे नरमूत्र। नरमूत्र, चूल्हे की मिट्टी या राख, और लकड़ियां, कास्ट, उनके जलने से ये प्राप्त होता है। तो इस पे सवाल आ चुका है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मूत्र लिखे हुए हैं कि मूत्र 8 है। तो ये नाम लिखे हुए हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और बराबर में ये लिखा हुआ है कि इन 8 में अगर आप गधे को रिप्लेस कर दो, उसकी जगह स्त्री ऐड कर दें, तो वो 8 हो जाते हैं हमारे दुग्ध वर्ग। ठीक है, तो दुग्ध वर्ग भी 8 8 का है, और मूत्र वर्ग भी 8 का है। तो अंतर किसका है, सिर्फ कि मूत्र में गधे के मूत्र की बात है, और दुग्ध में स्त्री दुग्ध की बात है। तो याद रखो, एक नजर पढ़ लो। अब भेड़, बकरी, गोमूत्र, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा और गधा। आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार अगर गाय, बकरी, भेड़ और भैंस, इनका मूत्र इस्तेमाल करना है तो स्त्री जाति का लेना चाहिए, इनके अलावा पुरुष जाति का। तो सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि गाय का मतलब गाय, मतलब फीमेल ही समझ में आती है ना, गाय की जब बात होती है। ऐसे ही बकरी है, नाम ही है बकरी। भेड़ भी फिर लगता है फीमेल ही है, नाम लोगे तो। और भैंस भी मतलब फीमेल की तरफ ही जाती है। तो इन चारों में स्त्री जाति का मूत्र लेना है। बाकी गधे देखो मेल होते हैं, ऊंट मेल लगता है, हाथी मेल लगता है, मनुष्य तो मेल की बात होती है ज्यादा, घोड़ा अगेन मेल की बात ज्यादा होती है। तो इन सबका पुरुष जाति का मूत्र लेना है। गुण बता रहे हैं कि स्त्री जाति का मूत्र जो होता है वो लघु होता है, और पुरुष जाति का मूत्र गुरु होता है। स्त्री जाति का मूत्र लघु और पुरुष जाति का मूत्र गुरु होता है। नेक्स्ट देखिए,
मूत्र के सामान्य गुणों में लिखा हुआ है कि उष्ण है, तीक्ष्ण, आरूक्ष, कटु, लवण, कोई खास बात नहीं, रहने देंगे। मूत्र को उपनाह में, परिषेक में यूज करते हैं। ये विषनाशक होता है, कृमिनाशक होता है। ठीक है। मूत्र पांडु रोग से पीड़ित रोगियों के लिए कल्याणकारी है। मूत्र पीने से कफ का शमन, वायु का अनुलोमन होता है और पित्त को नीचे की तरफ खींच के निकाल देता है, यानी कि त्रिदोष हर है, तीनों दोषों को हर लेता है। लेकिन ये सवाल नहीं पूछता। सवाल जो पूछा गया है कि वाग्भट के अनुसार मूत्र है, तो आंसर लगाना है पित्तवर्धक, पित्त को बढ़ाने वाला। आचार्य वाग्भट के अनुसार मूत्र पित्तवर्धक है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएंगे। जनरल पॉइंट लिखे हैं कि अम्ल पित्त रोग का सबसे पहले वर्णन किसने किया। अम्ल पित्त रोग का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किसने किया, बिल्कुल सेपरेट चैप्टर। और अम्ल पित्त का सुक्तक नाम से वर्णन किसने किया। तीनों सवालों का आंसर है काश्यप। अगर काश्यप ना दिया हो तो आप माधव के साथ जाओगे। ठीक है। याद रखना, सुक्तक नाम से वर्णन पूछा जाता है, तो अम्ल पित्त का सबसे पहले उल्लेख, स्वतंत्र अध्याय में उल्लेख और सुक्तक नाम से उल्लेख, सबका आंसर काश्यप है। अगर ये ना दिया हो तो आपको माधव लगाना है कि अम्ल पित्त का पहला उल्लेख किसने किया, मतलब इस बात का आंसर मेनली, तो फिर माधव लगाना है आपको। दूसरी बात यहां लिख सकते हो, कुछ जरूरी बातें हैं तो लिख लोगे। लिखो, अम्लपित्त किसको होता है, तो आनुप देश में रहने वाले लोगों को, आनुप देश। ठीक है। आनुप देशवासियों को अम्लपित्त होता है। दूसरा लिखोगे, अम्लपित्त में देशांतर गमन चिकित्सा है ये, देशांतर गमन की जहां आप रहते हो उस जगह को छोड़ो, कहीं और जाके शिफ्ट हो जाओ, यहाँ ठीक नहीं होने वाले हो आप। तो अम्लपित्त में देशांतर गमन काश्यप ने बताया है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखोगे। आगे चलते हैं। तो मूत्र की हम लोग बात कर रहे थे, तो छह जो रस होते हैं ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उनको नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 1 नंबर मतलब मधुर रस, कहीं 2 लिखा होगा मतलब अम्ल है, 3 लवण, 4 कटु, 5 तिक्त, 6 कषाय। तो यहाँ पे आप सारे मूत्र देख पा रहे हो। ठीक है। तो पहली बात तो यही याद रखोगे कि चरक संहिता में मूत्र वर्ग का उल्लेख कहाँ पर है। तो चरक सूत्र 1 के अंदर है, ये बात बिल्कुल याद रख लेंगे आप। चरक सूत्र 1, मूत्र वर्ग का उल्लेख, अगर सवाल पूछा जाए तो। ठीक है। और ये श्लोक अगर जानना चाहो बेटा, तो ये है श्लोक नंबर 101 से 106 के बीच, वहां पे लिखे हुए हैं मूत्र वर्ग सारे। तो पहला है गाय का मूत्र, तो 1 नंबर यानी मधुर होता है। कृमि, कुष्ठ, दोषघ्न, कंडू, उदर रोग, इनको दूर करने वाला। जो मेन आइडेंटिफाई करना है आपको वो है कृमि, कुष्ठ, नुत। देख लेंगे, कृमि और कुष्ठ को हरने वाला। ऐसा ही मूत्र हाथी का भी है, देख पाओगे वहां लिखा है कृमि, कुष्ठ, नाम। तो डिफरेंशिएट कर लेना, कृमिकुष्ठ नाम कहाँ पे है और कृमिकुष्ठ नुत कहाँ पे है। तो नुत है गाय के मूत्र में और हाथी में है कृमिकुष्ठ नाम। याद रखने के लिए, ये हाथी का देखो नाम बहुत बड़ा है, हाथी, है ना, सुन के ही एक फीलिंग से आती है, अच्छा हाथी कहीं आया देखने चल रहे हैं, ऐसा करें। तो हाथी कृमिकुष्ठ नाम और गाय कृमिकुष्ठ नुत। बाकी हाथी के मूत्र में और गुण लिखे हैं कि बद विड मूत्रता में लाभ करता है ना, किसी को मल मूत्र जो है बंद के आता हो उस कंडीशन में। विष की कंडीशन में, श्लेष्मा बढ़ा हुआ हो ज्यादा या अर्श रोग हो, इन सब में यूजफुल है। तो याद करने के लिए हम याद रखते हैं कि सब में शाह आया है, मतलब विष, फिर श्लेष्म और अर्श। समझे। तो तीनों के अंदर शाह है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, विष में, श्लेष्मा में और अर्श के अंदर उपयोगी है हाथी का मूत्र। वापिस ऊपर आ जाओ। भैंस का मूत्र, तो पूछा जाता है कौन सा मूत्र है जो क्षारीय होता है, क्षार। तो भैंस का मूत्र बिल्कुल याद रखेंगे। किस किस रोग में यूजफुल है, तो लिख रहे हैं अर्श, शोफ, उदर रोग, उनको हरने वाला और सरगुण वाला होता है। तो हम याद रखते हैं इसको अशोधर सर करके, है ना, कि सर का नाम है अशोधर, मान लो जैसे गजोधर नाम होता है मान लो। तो अशोधर, अशोधर यानी अर्श, शोफ, दर मतलब उदर, ठीक है, और सर यानी सर। तो भैंस का मूत्र क्षारीय है, अर्श, शोफ और उदर रोग को दूर करने वाला और सरगुण वाला होता है। नेक्स्ट है भेड़ का मूत्र। तो इसमें एक शब्द आया मेनली कि पित्त का अविरोधी है, पित्त का अविरोधी, ये स्पेशली याद रखना, है ना। इसका मतलब ये लगा लेते हैं कि पित्त को बढ़ाता है, कहने का मतलब है, पित्त का विरोधी नहीं है तो उसको बढ़ाएगा, कहने का मतलब है। तो आप वर्ड याद रखो, लेकिन पित्त का अविरोधी। और स्निग्ध लिखा हुआ है, देख सकते हो। नंबर लिखा है 5 इसके आगे। तो भेड़ का मूत्र कैसा होता है, तिक्त रस वाला होता है, तिक्त। नेक्स्ट है बकरी का मूत्र। देखो बकरी का मूत्र हो
चाहे बकरी का दुग्ध हो, दोनों में ही आप रस देखोगे 1 और 6, यानी मधुर और कषाय। क्लियर? तो मधुर कषाय रस वाला होता है। पथ्य है, दोषघ्न है। तो ट्रिक लिखी है पथ के दोष हर, कि पथ में, रास्ते में जो दोष है उनको हरने वाला है, पथ के दोष हर। ठीक है। नेक्स्ट है हाथी। हाथी के मूत्र में 3 नंबर लिखा है। तो सबसे कम नंबर देख रहे हो तो गाय के मूत्र में लिखा है 1, या हाथी के में लिखा है 3। ठीक है, तो ऐसा सोच लो, हाथी स्लो चलता है, काफी हल्के हल्के चलता है, और गाय भी हल्की चल रही है। गाय में 1 ही नंबर है, हाथी में 3 नंबर है। तो कृमि कुष्ठ नाम बद विड़ मूत्र में लाभकारी, विष में, श्लेष्मा में, अर्श में लाभकारी। नेक्स्ट आ जाओ, ऊंट का मूत्र, लिखा है नंबर 5। प्लस किस किस रोग में लाभकर है, मतलब तिक तरस वाला हो गया। ऊपर भेड़ का भी देखा था आपने मूत्र, तो भेड़ और ऊंट दोनों में 5 नंबर है। श्वास कास अर्श इन रोगों में लाभकर है, तो लिखा हुआ है अक्स। तो हम याद रखते हैं, ऊंट जो है अपना अक्स यानी अपनी परछाई देख रहा है मान लो पानी के अंदर, तो ऊंट का अक्स, अक्स यानी अर्श कास और श्वास। नेक्स्ट है घोड़े का मूत्र, तो लिखा है नंबर 45, 45। मतलब हुआ कटु और तिक्त रस वाला घोड़े का मूत्र। कुष्ठ में, व्रण में और विष को हरने में लाभकारी है। तो हम इस तरह याद रखते हैं कि किसी का घोड़ा जो है उसकी मृत्यु हो गई है ना, विष दे दिया होगा किसी ने, तो उसने ना उसकी कब्र बना दी। लोग क्या करते हैं याद में, कई बार जानवरों को अपने अपनों की तरह ट्रीट करते हैं, तो उस तरह समझ लो कि किसी का घोड़ा था और वो विष से मर गया, तो उसने कब्र बना दी, तो घोड़े की विष कब्र ऐसा करके। तो विष का मतलब है कि विष में लाभकारी है, और कब्र का मतलब है कि कुष्ठ में और व्रण में कब्र, इन रोगों में लाभकारी है घोड़ा, 45। नेक्स्ट है खर, खर यानी गधा। तो गधे का मूत्र उन्माद में, अपस्मार में और गृह रोगों को नष्ट करने वाला है, उन्माद, अपस्मार और गृह विनाशनम। तो यहाँ लिखा है कि गधे का घर जब आपको दिखाई देगा, गधा यानी खर, उसका घर, घर यानी ग्रह। ठीक है, तो फिर मतलब आऊ शक्ति का पूर है ना, वो आऊ बोलता है, तो उस तरह से आप अचंबा करोगे, अरे ये क्या हुआ, गधे के पास भी घर है कि इंसानों के पास नहीं है। तो उस तरह हमने याद किया, तो इसको आप देख लोगे। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार। बेटा सारे याद करने हैं, मैं पूछूंगा, और ऐसा नहीं है कि जो अब तक पढ़ाया वहां से नहीं पूछूंगा। आज मैं सवाल करने वाला हूँ आप लोगों से, जो अब तक पढ़ा दिया, जो याद करने को दिया है। जस्ट अभी सवाल लेने वाला हूँ इस चैप्टर के खत्म होते के साथ ही। फिलहाल आगे देखो। तो सुश्रुत, गोमूत्र जो होता है कटु होता है। अभी चरक का आपने देखा गोमूत्र मधुर होता है, सुश्रुत के अनुसार गोमूत्र कटु होता है। मूत्रम मानुषम चा विषापहम, विषापहम। तो मनुष्य का मूत्र जो है विष को हरने वाला है, मूत्रम मानुषम चा विषापहम। अष्टांग संग्रह, मूत्रम मानुषम तू विषापहम। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि संग्रह जो है वो थोड़ा तू से बात करते थे, है ना, जब बच्चे होते हैं तो संग्रह बच्चे ही तो हैं चरक सुश्रुत के सामने, तो बच्चे जो है तू से बात कर लेते हैं, उनको नहीं पता कि रेस्पेक्ट से बोलना होता है। तो तू वाला श्लोक जो है संग्रह का है। बात दोनों ने एक ही कही है कि मूत्र जो होता है विष को हरने वाला होता है। ठीक है। भाव प्रकाश, नर मूत्रम गरम हंति सेवितम तद रसायनम, रक्त पामाहरम तीक्ष्णम सार लवणम स्मृतम। बाकी नहीं, पहली लाइन देख सकते हो किसने कहा है कि नर मूत्र गर विष को हरता है, और इसका सेवन किया जाए तो रसायन की तरह काम करता है। यही एक पॉइंट लिख लोगे, लिख लेंगे कि मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई है ना, एक प्रसिद्ध राजनेता थे। तो मोरारजी देसाई, तो उन्होंने स्वयं मूत्र चिकित्सा पर बल दिया। मोरारजी देसाई स्वयं मूत्र चिकित्सा पर बल दिया, है ना। आप लोग कई बार सुनते होंगे, बोलचाल में लोग कह देते हैं कि ये बीमारी हो गई है, वो आंखों में क्या ननिहारे निकल गए है, तो मूत्र का प्रयोग करो इस पे, है ना, या राल का प्रयोग करो, या और बहुत सारी कंडीशन है तो लोग बताते हैं यूज करने के लिए। तो ऐसी मोरारजी देसाई ने भी स्वयं मूत्र चिकित्सा पे बल दिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख रहे हो भाव प्रकाश, गोमूत्र के बारे में लिख रहे हैं। पहली लाइन छोड़ो, सेकंड लाइन पे फोकस करो। कषाय, तिक्त, तीक्ष्ण, पूर्णाय, कर्णशूलग्न। कह रहे हैं कि अगर कर्ण में इसका पूर्ण कर लिया जाए तो फिर शूल को हरने वाला है। इवन हम लोग शालाक्य पढ़ेंगे ना, तो वहां भी देखेंगे अष्टमूत्र पूर्ण की बात आई है, कान के अंदर जो 8 मूत्र हैं उनके पूर्ण की बात आई है। तो यहाँ भी देख सकते हो आप, तो भाव प्रकाश गाय का मूत्र कर्णशूल को हरने वाला है। नेक्स्ट आ जाएंगे, चरक में शोधन के लिए कुल 6 वृक्ष बताए गए हैं। अगर आप श्लोक देखना चाहते हो तो श्लोक नंबर 115, 16, 17, 18 और 19 इन श्लोकों में लिखा हुआ है।
तो चरक ने शोधन के लिए 6 वृक्ष बताए, 3 ऐसे बताए जिनका शीर इस्तेमाल होता है, और 3 ऐसे बताए जिनकी बार्क यानी छाल इस्तेमाल होती है। तो पहले वो 3 जिनका शीर इस्तेमाल होता है, तो अर्क, स्नूही और अश्मंतक। अर्क, स्नूही, अश्मंतक। चलो लगे हाथ में ये भी बता दूं, मिल गया आपको अगला लेक्चर कौन सा देना है। तो एक लेक्चर तो हो गया आपका महाकषाय का, जो मैं आपको ब्रेक में दूंगा कल और परसों के लिए। और दूसरा लेक्चर दूंगा बेटा आपको अग्रे। ठीक है, कि क्या श्रेष्ठ है, चरक सूत्र 25 का वो पार्ट है, वो भी रटने ही वाला पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचोगे कि जान बचाने के लिए आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जान नहीं बचा रहा, वो भी मेरा पढ़ाया हुआ है, इसलिए दे रहा हूँ कि आपको रटने वाला पार्ट जो है टाइम मिल जाए, आराम से समय लेके अपने, कि चलो 15 मिनट सुबह देख लिया, फिर दोपहर में, शाम को, ऐसे दिन में 3-4 बार देख के धीरे धीरे उसको याद कर लो। ठीक है, तो उनको याद करना है, मैं सुनूंगा, वापस क्लास रिज्यूम करते हैं उसको। तो वहीं पर आप देखोगे स्नूही जो होता है वैसे भी, कि स्नूही जो है तीक्ष्ण विरेचन कराता है, हम ऐसा पढ़ते हैं वहां, सर्वश्रेष्ठ विरेचन कराने वाले द्रव्यों में है, तीक्ष्ण विरेचन कराने वाले द्रव्यों में। तो अर्क, स्नूही, अश्मंतक, तो कह रहे हैं अर्क का प्रयोग वमन में भी कराते हैं और विरेचन में भी कराते हैं। स्नूही का प्रयोग विरेचन के लिए कराते हैं, और अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए कराते हैं। ठीक है, अश्मंतक वमन के लिए। तो याद कैसे रखोगे, तो अर्क, स्नूही, अश्मंतक, मैंने आपको बताया स्नूही विरेचन कराता है, तीक्ष्ण विरेचना नाम, तो याद रह जाएगा शायद। अश्मंतक को हम ऐसे याद रखते हैं, अश्म कहते हैं बेटा पत्थर को। ठीक है, सोचो खाते समय कुछ खाना पत्थर आ जाए मुंह में तो क्या होता है, वमन हो जाता है, मतलब वोमिट कर देते हो, स्पिट कर देते हो उसको, तो ऐसे ही याद रखेंगे इसको, कि अश्म यानी पत्थर आएगा तो वमन कर देंगे उसका, तो वमनार्थ। जो तीसरा बचता है अर्क, वो दोनों जगह यूज होता है, वमन में भी और विरेचन में भी। क्लियर। आगे देख रहे हैं आप, ये तो चरक के थे शीर त्रय, यानी 3 ऐसे द्रव्य हैं जिनका शीर इस्तेमाल होता है। रस तरंगिणी एक बुक है, ठीक है, जिसके राइटर हैं सदानंद, इनकी ये बुक है। इन्होंने शीर त्रय में ना अश्मंतक की जगह वट रख दिया है, तो अर्क, वट और स्नूही ये है इनके शीर त्रय। अश्मंतक को नहीं रखते, वट को रखते हैं ये, तो अर्क, वट, स्नूही ये है इनके शीर त्रय। रस तरंगिणी अपने आप में बहुत बहुत जरूरी बुक है। तो ये 20वीं सदी में लिखी गई है, इसमें 24 तरंगे हैं, तो 24 तरंगे यानी 24 चैप्टर हैं इसके अंदर। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि शार सूत्र निर्माण विधि, लिख लो यहीं, शार सूत्र बनाना कैसे बनाना है। तो वो सबसे पहले दी चक्रपाणी ने, और अगर ऑप्शन के अंदर चक्रपाणी नहीं दिया हुआ है तो आप कंसिडर करोगे सदानंद शर्मा। ठीक है, तो शार सूत्र निर्माण विधि बाय चक्रपाणी, इफ नॉट गिवन देन सदानंद शर्मा। तो 20वीं सदी, 24 तरंगे, अर्कवट, स्नोही। यही स्नोही के फिर पॉइंट लिख दिए एक दो, कि स्नोही शीर का संग्रह जो है शिशिर ऋतु के अंत में किया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि अश्वगंधा का संग्रह कब करते हैं और स्नोही शीर का संग्रह कब करते हैं। तो स्नोही शीर शिशिर के अंत में इकट्ठा करते हैं, और अश्वगंधा को शिशिर ऋतु में ही इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख पा रहे हो कि स्नोही जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक वैरायटी के अंदर बहुत ज्यादा कांटे होते हैं और एक में बहुत कम कांटे होते हैं। तो जो ज्यादा कांटों वाली वैरायटी है वो अच्छी होती है, तो याद रखेंगे बहुकंटक ये वैरायटी अच्छी है, कम कांटों वाली अच्छी नहीं है। चलो अब मुझे बता दोगे, रिम्पी, यस बेटा चरक कल्प स्थान में सुधा कल्प अध्याय कौन सा है? सर, 10th। किसी का कोई करेक्शन हो तो बोल देना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सही है? अरे हाँ ना तो कुछ बोलो भाई, ऐसा कैसे काम चलेगा। यस सर, सही सर, सही है। तो सोनी का बता दोगे स्नूही के कितने, अच्छा योग नहीं पढ़ा है ना अभी आपको, ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे ज्योति। ज्योति, कल्प स्थान का चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, कल्प का 3rd चैप्टर। सकृत वेदन। इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु है, याद नहीं है अभी। सुचिता, यस सर। चरक चिकित्सा 10 कौन सा अध्याय है? चरक सदस शतक्षीण का पहला सर, आपसमार चिकित्सा। अपस्मार। सार्थक, चैप्टर नंबर 13 कौन सा है चिकित्सा स्थान का?
सर गुल्म चिकित्सा। बेटा ऐसी गलती है, गुण तो बहुत शुरू में होता है। उधर उधर उदर रोग तो चिकित्सा 5 अध्याय। ठीक है, जिसको सवाल पूछूं बस वही बोलते जाना, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। अमित, यस सर। अमित ये क्या है, मतलब कौन सी तंत्र युक्ति है? समास वचनम। नहीं पता सर। सर मैंने ये सिर्फ पढ़ा नहीं, मंत्री विद्या। और कोई बोलो। उद्देश्य। उद्देश्य। बाकी लोग जवाब दे सकते हैं, जब मेन जिससे पूछा गया जवाब नहीं आए तो बाकी लोग जवाब दे सकते हो, ठीक है, फिर कोई भी जवाब दे सकता है। सोनल, अंतःकरण चतुष्टय का उल्लेख किसने किया? और कोई वेदांत बोलो। दर्शन। वेदांत। ठीक है बेटा, दो तीन चीजें सब लोग समझ लोगे। एक तो आपको बताया होगा मैंने पहले भी कि कैमरा ऑन रखना है जब पढ़ना है ना। ऐसे कोई फायदा नहीं कि मैं दीवारों से या सिर्फ नाम लिखे उनसे बात कर रहा हूँ। सबका कैमरा ऑन रहेगा, कल से बिल्कुल कंपलसरी कर लोगे। नेक्स्ट जब भी हम वापस मिलेंगे आप सबके कैमरे ऑन होंगे। ठीक है, घर में एक जगह फिक्स कर लोगे पढ़ने के लिए, वहां बैठोगे, कैमरा सही सेटअप करोगे, अपना मोबाइल रखोगे सामने, पढ़ने के लिए नोट से पढ़ोगे। कैमरा सिर्फ इसलिए यूज करोगे कि आपके मेरे बीच बात करने का मीडियम है वो। ठीक है, तो उसका कैमरा ऑन रख लो। ठीक है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि आप क्या कर रहे हो मुझे पता ही नहीं है, तो रेस्पॉन्स भी नहीं आ रहे हैं उसी तरह हम देख रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, सागर। यस सर। सागर, चतुर्विध भूतग्राम क्या है और किसने उल्लेख किया इसका? चला का चरक में तो है ही नहीं। और कोई? सुश्रुत अच्छा, सर। सुश्रुत ने। सुश्रुत तो फर्स्ट है। बहिरंतश्चेतन, जरायु जंडज स्वेदज उद्भिज, इनको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है सर, वेदन उक्ता है। चलो कोई नहीं, दोबारा मौका देता हूँ मैं। सागर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है ये। तो किस आचार्य ने पंच वकार का उल्लेख किया? सागर आप ही के लिए है सवाल। ये पता नहीं सर। और कोई? भाव प्रकाश। वह प्रकाश ने भाव किया है प्रकाश। सर। भाव प्रकाश ने। नेक्स्ट बताएंगे, सूरज, चतुश्रेय की प्राप्ति का साधन क्या है? मूल क्या है चतुश्रेय प्राप्ति का? चतुश्रेय की मूल प्राप्ति का। हाँ। प्राप्ति का क्या है? चतुश्रेय की मूल प्राप्ति का। और कोई? आरोग्य। 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 ठीक है, आरोग्य होता है। नेक्स्ट बोलेंगे शेफाली। त्रिस्थूण क्या है? शेफाली, त्रिस्थूण। सर्वात्मिक का। बहुत अच्छा है। इशिका, स्कंध त्रय। हेतु दोष और द्रव्य। हेतु दोष द्रव्य। ठीक है, दूसरी शेफाली। वाग्भट का पहला चैप्टर कौन सा है? चलो कोई और जवाब दो। आयुष का। आयुष काम्य अध्याय। ठीक है, तो बेटा याद रखो, समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों ने ठीक है पढ़ लिया है, लेकिन काफी सारे लोगों ने नहीं, अभी भी फोकस हो रहा है और नहीं समझ रहे बात को। मैं फिर समझा रहा हूँ कि पढ़ने बेटा आप आए हो अभी, है ना, अभी मैंने तो नहीं बुलाया, उतना जोर मैंने नहीं डाला। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप समझदार हो, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ। तो समझदारी, जिस समझदारी से आए हो उस समझदारी से पढ़ो, तब तो फर्क पड़ता है ना। अगर सिर्फ समझदारी वहीं तक दिखानी थी कि पैसे दे देने हैं, फिर नई समझदारी हम दिखाएंगे सर, वहां तक तो हमने दिखा ली, हिम्मत कर ली कि चलो पैसे दे देते हैं कोचिंग के। ठीक है, तो उसके आगे तो दिखाओ। मेन पार्ट समझदारी यहाँ से दिखाई देती है ना, फीस जमा करने में नहीं दिखती है समझदारी खाली। कुछ लोगों ने सेशन छोड़ दिया जब मैंने सवाल करने शुरू किया, क्या फायदा? हम्म? आगे से ध्यान रखोगे, और सवालों से भागना नहीं, है ना, भागने वालों को कुछ नहीं होता। तो भाग गया वो तो भागता रहता है हमेशा, एटीट्यूड बन जाता है। देखोगे, चलो आगे वापस। तो अश्वगंधा हम लोगों ने बात की, शिशिर ऋतु में इकट्ठा करते हैं। स्नूही क्षीर का संग्रह शिशिर ऋतु के अंत में करते हैं।
दो प्रकार का होता है स्नूही, अल्पकंटक वाला, बहुकंटक वाला। बहुकंटक वैरायटी श्रेष्ठ है। आगे लिख रहे हैं कि शोधनार्थ अन्य तीन वृक्ष हैं। सही कर लेना, रोधन लिख दिया गलती से। तो शोधनार्थ अन्य तीन वृक्ष कौन से हैं? सर हाँ बेटा, सर ये बोलिए। वीडियो शो नहीं कर रहा सर, बीच में भी मतलब डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हुआ, पर ये अब ये वीडियो शो नहीं कर रहा। नहीं बेटा, मैंने उसको वीडियो को रोका था। क्या अभी रिज्यूम नहीं हुई वीडियो सब लोग के लिए? नहीं सर, रिज्यूम होगी सर। रिज्यूम हो गई होगी, वो मैंने ही रोका था क्वेश्चन जब मैं पूछ रहा था। चलो मैं एक बार फिर इसको रिज्यूम कर देता हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है। ओके सर। एक मिनट में दोबारा कर देता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है? यस सर, अब शो हो रहा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वो हो सकता है नेट आपकी साइड थोड़ा स्लो हो, तो कई बार उसमें देर लग जाती है प्रोसेस होने में। अदरवाइज वो मैंने रोका था जब मैं सवाल कर रहा था, वो ऐसा नहीं गायब हुआ था, वो मैंने रोका था, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है। ओके सर। ठीक है, देखते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे कि शोधनार्थ अन्य तीन वृक्ष हैं। कौन से तीन हैं? इन तीन की छाल यूज होती है, बार्क यूज होती है। जैसे ऊपर वाले जो तीनों थे, उनका शीर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तीन नाम लिखे हैं, पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। तो ये एरो जो है दोनों पे एक साथ लगा लोगे कि पूतिक और तिलवक का प्रयोग विरेचन के लिए कराते हैं। पूतिक और तिलवक विरेचन के लिए, श्लोक नंबर 118 है आपकी बुक्स के अंदर। तो पूतिक और तिलवक का प्रयोग विरेचन के लिए। तीसरा बचा है कृष्णगंधा, उसमें क्लियर कट नहीं लिखा कि विरेचन कराते हैं, वमन कराते हैं। हिंदी इन्होंने लिख दिया कि संशोधन कराने के लिए। हम मानते यही है कि पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा तीनों को ही मतलब विरेचन में मेनली यूज कर रहे हैं। तो लेकिन कृष्णगंधा का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो विसर्प, शोथ इत्यादि रोगों के अंदर। तो वहां रोग लिख दिया उन्होंने कुछ। तो यहां से सवाल भी नहीं आता है। तो आप इतना ध्यान रखना कि चरक ने कुल 6 वृक्ष बताए हैं शोधन के लिए। 3 बताए शीरी और 3 बताए हैं जिनकी छाल इस्तेमाल होती है। जिनकी छाल होती है उनका नाम है पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। आपको तीनों के नाम रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पूतिक का नाम याद कर लोगे, तीनों के याद रह जाएंगे। देखो, पूतिक, फिर ती से तिलवक, और का से कृष्णगंधा, तो तीनों के नाम निकल जाते हैं एक ही नाम से। ठीक है। आगे चैप्टर के अंदर नहीं है, श्लोक दिए हुए हैं एक दो। एक लिखा है, ना नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वापुना। मतलब कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं सिर्फ मेडिसिन का नाम जान जाऊं, ठीक है, या मैं सिर्फ रूप जान जाऊं, उसको पहचान लो, तो मैं अच्छा चिकित्सक बन गया। कह रहे नहीं, तुम अच्छे चिकित्सक नहीं हो। ठीक। अच्छा चिकित्सक तो वो है जो उसका प्रयोग जानता है कि औषध के रूप में उसको कैसे यूज किया जाए। और उसी को हम बोलते हैं तत्वविद। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि तत्वविद चिकित्सक का उल्लेख कहाँ आया है, मतलब किस संहिता के अंदर आया है। तो चरक संहिता में आया है। तत्वविद यानी जो तत्व को जानता है, सार को जानता है। क्लियर? तो तत्वविद का उल्लेख चरक ने किया है, और कहाँ पे किया है? चरक सूत्र 1 के अंदर। श्रेष्ठ चिकित्सक के लक्षण लिखे हुए हैं। कह रहे हैं, योग मासाम तुयो विद्या देश कालोपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सा ज्ञेयो भीषक उत्तमा। ये सेकंड लाइन काम की है। इस श्लोक का रेफरेंस रख के भी पूछ चुका है, किस आचार्य ने कहा है। मतलब क्या है कि श्रेष्ठ चिकित्सक वो होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से अलग चिकित्सा डिसाइड करे। ऐसा नहीं कि एक कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर दी सबके लिए कि भाई सबको पैरासीटामोल दे दो जितनों को कोविड हो गया। कह रहे हैं ऐसे नहीं, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, और ये आयुर्वेद का सिद्धांत भी है ना। इसे चाहे कमी मान लो। आजकल आप क्या देखते हो, दुनिया क्या कह रही है कि हम कस्टमाइजेशन करते हैं, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदो महंगे मिलेंगे, क्यों? हम कस्टमाइज करके दे रहे हैं। आयुर्वेद पहले से कस्टमाइज है, पर्सन टू पर्सन बात करते हैं हम लोग। क्लियर? तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य स ज्ञेयो भीषक उत्तमा, तो चरक का रेफरेंस है, याद रखेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे काफी मुश्किल के बाद फाइनली हमने लगभग खत्म कर लिया है। लेकिन अभी पीछा नहीं छोड़ेगा, थोड़ा सा और चलेगा आगे, चैप्टर 2 के आसपास भी चलता रहेगा। और 2 नंबर चैप्टर आने के बाद एक बार फिर ये कहानी छूट जाएगी चैप्टर 1 की। लेकिन असली तब छूटेगा जब आप याद कर लोगे। ऐसे नहीं जैसे आज जवाब दिए। ऐसा होना चाहिए मैं सवाल पूछूं और मुझे रोकना पड़े कि रुको, ये सवाल मैंने आकांक्षा के लिए दिया था, है ना, पता चले बाकी लोगों ने जवाब दे दिया, इतना मैं बोल ही रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए, तो मजा आता है पढ़ाने में। देखेंगे, चलो जल्दी से रिवीजन है। अब आप चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। तो आचार्य जो है चरक संहिता में देख लो, सूत्र 1 के अंदर 53 है। फिर हमने याद किया था कि 1, 12, 25, 26 में 4 संभाषाएं हुई हैं। इसके अलावा सिद्धि में एक हुई है। शारीर वाले की यहाँ बात नहीं की थी। आचार्यों की संख्या तो 8, 9, 10 एक साथ याद किए थे, और 7 जो है सिद्धि 11 के अंदर है, पढ़ चुके हो। पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य, नाम पता है आपको, अग्निवेश, भेल, जतुगुण, पराशर, हारी, शारपाणी, अगले पेज पे लिखे होंगे। क्लियर? और यहाँ पर सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, चरक के 6 जो कारण है या पदार्थ है वो भी जानते हो।
द्रव्यों के दो भेद, चेतन द्रव्यों के, बहिरंतस चेतन, अंतस चेतन, ये सुश्रुत वाला चतुर्विध भूत ग्राम देख लो, पढ़ चुके हो। और यहाँ पे अंतस चेतन द्रव्य लिखे हैं, मतलब पौधे लिखे हुए हैं सारे, ये भी देख पा रहे हो। औषधियां होती हैं जो फल के पकने पर नष्ट हो जाती हैं। फल वर्ग का उल्लेख बोल दो जल्दी, मतलब माफ करें, औषध वर्ग का उल्लेख। वाग्भट अशांग हृदय वाग्भट। अष्टांग हृदय, वाग्भट में भी अष्टांग हृदय याद रखना। वाग्भट कहने से संग्रह समझा जाता है, तो हृदय है स्पेशली याद रखना। स्थानों के पर्याय लिखे हैं, इस पे भी सवाल नहीं आता। आप देख सकते हो कि निदान स्थान को व्याधि संग्रह स्थान, निग्रह स्थान, इन नामों से भी जानते हैं। ये कुछ खास नहीं है। आपको सूत्र स्थान के पर्याय याद होने चाहिए। बोलो जल्दी क्या पर्याय है सूत्र के। श्लोक का शांत सिर पर ठीक श्लोक है, शिर संग्रह। श्लोक का संग्रह सिर में। सिर पे। क्लियर बेटा, ठीक है, आगे आ जाओगे। सुश्रुत हृदय संग्रह कह रहे हैं उनके निदान स्थान में 16 अध्याय है। नेक्स्ट है विमान स्थान, विमान स्थान को मान स्थान भी कहते हैं, अगेन समझ आ रहा होगा। चरक विमान में 8 अध्याय है। शारीर स्थान को आश्रय स्थान भी कहते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया है। बोलो सुख दुख के आश्रय कितने होते हैं? चार तीन। चार। सब एक का गलत जवाब, पीछे से सब गलत जवाब देते चले आते लाइन से। मैंने क्या सवाल पूछा फिर सुनो। सुख, आश्रय तो सर दो बस आश्रय दो है, कारण नहीं पूछे मैंने। सुख दुख के आश्रय दो, कौन से दो का आश्रय है सुख दुख के? शरीर और मन, शरीर मन। ठीक है। हाँ तो सुख दुख के आश्रय दो हैं, सुख दुख के कारण चार हैं, सुख का कारण एक है संयोग, वो याद रखना। आगे आ जाओगे तो शारीरिक स्थान को कह रहे हैं आत्मनिश्चय भी कहा है काश्यप ने, कोई खास बात नहीं ऐसी कि सवाल आता हो। नेक्स्ट आ जाओ चरक शारीर 8 अध्याय, सुषुप्त शारीर 10, संग्रह में 12, हृदय में 6। सवाल नहीं पूछे जाते, अपने नॉलेज के लिए देख लेना। इंद्रिय स्थान, अरिष्ट स्थान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्रिय स्थान के अंदर चरक ने अरिष्ट का उल्लेख किया। अरिष्ट क्या होता है? तो लिख सकते हो नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम। नियत मरण ख्यापकम, ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, यानी वो लक्षण जो निश्चित रूप से मृत्यु को बताएं उनको कहते हैं अरिष्ट। नियत मरण ख्यापकम, निश्चित रूप से मृत्यु बता दें, वो है अरिष्ट। चरक इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय। ठीक, सेशन ऑफ हो जाए तो 10 मिनट के बाद वापस ज्वाइन कर लेना। चलो ब्रेक कर ही लेते हैं, टाइम हो गया यहाँ पे। कोई कुछ कहना चाह रहा है? माइक ऑन है किसी का? नहीं, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, वापस आओगे रिवाइज करके आओ। पहले सवाल करूंगा 5-10 मिनट शुरुआत में, फिर आगे बढ़ूंगा चैप्टर के साथ। क्लियर? जल्दी से रिवाइज करो अब तक जो पढ़ा है। अब पूछूंगा आपसे इतिहास के क्वेश्चन, स्टार्ट करते के साथ ही चरक इतिहास। तो जाके देख लो जल्दी से बुक्स के नेम क्या है, क्या क्या है, वो सवाल करूंगा ब्रेक के बाद। बहाना नहीं चाहिए। 10 मिनट, थैंक यू।